हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी ने बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को पढ़ ही लिया होगा। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के अंदर लिमिटेशन आई, तो जब उसके अंदर लिमिटेशन आई तब हमें एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी जो कि एटम की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सके। तो इसी बीच एक नया मॉडल सामने आया जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो दो डेवलपमेंट्स है इन्होंने ही एक तरह से नींव रखी थी इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। यानी कि इन्होंने जो है इसमें अपना योगदान दिया था इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आपके पास है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें डी ब्रॉगली ने अपना योगदान दिया था, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की तरफ। तो शुरुआत में आपने पढ़ा था कि जो लाइट होता है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को भी शो करता है, यानी कि ड्यूल कैरेक्टर। लेकिन जब डी ब्रॉगली सामने आए उन्होंने कहा नहीं भाई, लाइट केवल लाइट ही नहीं बल्कि जितने भी मैटर होते हैं वो भी वेव नेचर को और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, यानी कि लाइट के अलावा बाकी मैटर भी वेव और पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, ये डी ब्रॉगली ने हमें बताया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो लाइट है वो पॉजेस करती है वेवलेंथ और मोमेंटम। तो डी ब्रॉगली ने कहा भाई ठीक है, लाइट अगर वेवलेंथ और मोमेंटम पॉजेस करती है तो जितने भी मैटर्स है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो भी वेवलेंथ और मोमेंटम को पॉजेस करेगा। ठीक है, इसीलिए डी ब्रॉगली ने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जिसमें जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स थे उनके वेवलेंथ को और मोमेंटम को उसने डिस्कस किया। यानी कि उसने एक एक्सप्रेशन दिया वेवलेंथ का और मोमेंटम का, किसके लिए? मटेरियल पार्टिकल्स के लिए। तो वो एक्सप्रेशन किस तरह से, उसको आपने याद रखना है। वो है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, जिसमें एम आपके पास है मास ऑफ द पार्टिकल, एच आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता ही होगा। होप अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और m इंटू वी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, दिस इज मोमेंटम। तो इसीलिए हम इक्वेशन फर्स्ट को चेंज कर लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में p। तो अब हम डी ब्रॉगली रिलेशन को डिराइव करेंगे, यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी कैसे आया या एच अपॉन में पी ये कैसे आया। तो इसके अंदर हम दो कंबाइनिंग रिलेशन को यूज करेंगे। एक तो मैक्स प्लैंक का हम रिलेशन यूज करेंगे, एक आइंस्टीन का। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक के अनुसार जो फोटोन ऑफ लाइट होती है, ठीक है, फोटोन ऑफ लाइट जिसकी एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर होती है? एच म्यू। ये आपने पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से आइंस्टीन के अनुसार जो एनर्जी है वो एम सी स्क्वेयर होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो इसका मतलब एच म्यू किसके बराबर हो जाएगा? एम सी स्क्वेयर। ठीक है, अब आपको ये पता है कि सी इक्वल टू म्यू इंटू में लैम्डा होता है। क्लियर? तो यहां से हम म्यू निकाल लेते हैं, तो म्यू क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, इस इक्वेशन को आप थर्ड कह सकते हो, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस म्यू की जगह आप क्या पुट करोगे? सी बाई लैम्डा। तो एच गुणा में सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो एच बाई लैम्डा क्या हो जाएगा आपके पास? एम सी। तो लैम्डा को इधर भेज दो आप राइट साइड में और एम सी को नीचे, तो आपके पास हो जाएगा एच अपॉन में एम सी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, एच अपॉन में एम सी इक्वल टू लैम्डा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं लैम्डा पहले लिख दो, बाद में एच अपॉन में एम इंटू में सी। अब ये जो रिलेशन एक आया ये फोटोन के लिए वैलिड था, इट इज वैलिड फॉर फोटोन। ठीक है, नहीं वैलिड फॉर फोटोन। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने यहां पे कहा, डी ब्रॉगली के अनुसार ये कहता है अगर हम पार्टिकल के मास को m पुट करें, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी को v पुट करें इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि इस c की जगह पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसकी जगह हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और
मास ऑफ द पार्टिकल को अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा h अपॉन में m इंटू में v। और ये जो इक्वेशन होगी ये वैलिड होगी टू ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, ये उन सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, जिसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में p, क्योंकि m इंटू में v क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। तो ये थी इसकी डेरिवेशन। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का, यानी कि डी ब्रॉगली रिलेशन का। तो जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है ये एप्लीकेबल है सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन ये सिग्निफिकेंट माना गया है केवल माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे बॉडीज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जो बड़ी बॉडीज होती है मैक्रो लेवल की, यानी कि लार्जर बॉडीज के लिए जो वेवलेंथ देखा गया है प्रैक्टिकली, जो वेवलेंथ जो वेव से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि जब लार्जर बॉडी जब मूव करती है तो उनमें भी वेव आता है, लेकिन जो वेवलेंथ उनका आता है वो बहुत ही कम आता है, वो वेरी स्मॉल वेवलेंथ निकल के आती है। तो इसीलिए हम उस वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो बड़ी बॉडीज है उनका कोई वेवलेंथ ही नहीं है, जो वेव उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, एक बॉल है, जब बॉल को हम फेंकते हैं हाथ से बिल्कुल सीधा, तो वो भी एक वेव की तरह, वो भी इस तरह से चलती है वेव की तरह, लेकिन हमें ऐसा दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो बड़ी बॉडी है, वो मैक्रो लेवल की है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और एक तरफ हमने बॉल लिया जो खेलने वाली बॉल होती है, जो कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जिसको हम अपनी आंखों से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो मान लो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.11 10 की पावर -31 किलोग्राम। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की और बॉल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हमने सेम रख लिया। ठीक है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन बॉल का एटोमेटली सीधी सी बात है भाई, इतना मास तो हो नहीं सकता, माइनस में 31, तो इसका मास हमने मान लिया भाई 10 ग्राम की बॉल है कोई। तो जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में mv, h का फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, हम कई बार इसकी जगह पर जूल सेकंड लिखते हैं, है नहीं, तो किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक जूल जो है वो किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड -2 इसके बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। तो कई बार आपको ये यूनिट भी लिखी जा सकती है और कई बार आपको जे और एस भी लिखा सकता है। तो ये एच की वैल्यू फिक्स होती है, फिर आपने मास की वैल्यू पुट करा और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करी। इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया 7.28 इंटू 10 की पावर माइनस में 10 मीटर। इसके ऊपर फोकस करना। जबकि यहां पर अगर आप पुट करोगे सभी वैल्यूज को, तो आपके पास यहां पे आंसर आएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस में 38। देखो इन दोनों के ऊपर तो ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 6.6 और 7.2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ फिगर में लिखूं तो ये भी क्या अप्रोक्सीमेट 7 ही तो है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, 10 की पावर -38, ये माइनस में 38 है और ये माइनस में 10 है। बताओ कौन छोटी वैल्यू है? ये वाली बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इतनी छोटी वैल्यू को हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते। क्लियर, इतनी छोटी वैल्यू को हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ये परेशानी आई टू फाइंड द आइडिया ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉल। इस मूविंग बॉल के साथ जो वेव हमें दिखनी चाहिए थी उसको फाइंड करने में हमें दिक्कत आई। क्यों आई? क्योंकि बॉल कैसी है, मैक्रो, जबकि इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन में वेवलेंथ जो है मेजरेबल है, उसको हम आसानी से माप सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेव आसानी से आपको, अगर आप इलेक्ट्रॉन को अगर देख लोगे तो वेव भी उसका आपको दिखाई देगा। ठीक है नहीं, तो ये तो थी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर। लेकिन बॉल का भी वेव होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता बच्चों, क्योंकि बॉल इज मैक्रो। तो जो डी ब्रॉगली रिलेशन है वो किसके लिए सिग्निफिकेंट है? वो सिग्निफिकेंट है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए।